ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल ऑफ साउंड बजटरी सिस्टम। तो जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रारूप होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। यानी कि इसको ऑपरेट करने के लिए बजट का सहारा जो है लिया जाता है, जिसमें ये कवर करता है कंप्लीट बजटरी साइकिल को, जिसमें हम शामिल करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द बजट, एनेक्टमेंट ऑफ द बजट, एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो सीपी वामरी बोलते हैं कि जो वर्ड है बजट, इसको प्रेजेंट सेंस में पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1773 में एक स्टायर में, जिसका नाम था ओपनिंग द बजट। यानी कि जो वालपुर का फाइनेंशियल प्लान था, उसके अगेंस्ट एक तरीके से इसका इस्तेमाल फर्स्ट टाइम किया गया था। तो कुछ अगर हम बजट के रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशन कोड देखें, तो सबसे पहले है एरन विल्डर्स विल्डर्स काइगी, जहां पर उन्होंने बोला है कि जो बजट होता है इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द गवर्नमेंट। कोटिल्ला बोलते हैं कि ऑल अंडरटेकिंग डिपेंड्स अपॉन फाइनेंस, यानी कि जो भी कामकाज होते हैं किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, फाइनेंस के ऊपर है। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो फोरमोस्ट अटेंशन होती है ये किसके ऊपर होनी चाहिए, ट्रेजरी के ऊपर। ओवर कमीशन जो है वो बोलते हैं कि मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। और लॉयड जॉर्ज जो है वो बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंस है। एंड देन मोस्टेन मार्क्स जो है वो बोलते हैं कि फाइनेंस इज एज यूनिवर्सली इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑक्सीजन इज इन द एटमॉस्फेयर। तो इतनी इंपॉर्टेंस जो है बजट को दी जाती है। बात करें अगर टर्म बजट की, तो ये मतलब कहाँ से डिराइव हुआ है, इंग्लिश का एक वर्ड है बोगेट, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है। तो वहां पे इसका मीनिंग होता है सैक या फिर पाउच। तो एक लेदर बैग जो होता है, जिसको मतलब ब्रिटिश चांसलर ऑफ एक्सचेकर कैरी करते हैं, तो वो मतलब उस लेदर बैग में कुछ पेपर जो है वो कैरी करते हैं, और उन पेपर के जरिए वो मतलब प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल प्रोग्राम होते हैं फॉर पर्टिकुलर फिस्कल ईयर के लिए। फिस्कल ईयर बोल सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल ईयर जो है उसकी बात की जा रही है, जो हमारे 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक चलता है। तो जो बजट है उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट। यानी कि एक वो एस्टिमेट है जिसमें रेवेन्यू यानी कि जो इनकम है उसकी बात की जा रही है, कहाँ पे पैसा, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा खर्च होगा, मतलब एक रिस्पेक्टिव ईयर में पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पे जा रहा है। तो उसको मतलब बजट में सारा कुछ इसके बारे में बात की गई है। सो इट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एक सरकार का मतलब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट किया जाता है, और इसको सैंक्शन जो है मंजूरी भी लेजिस्लेचर के द्वारा ही मिलती है। बात अगर करें हम फंक्शंस की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इंश्योर किस चीज को ये सुनिश्चित करता है, फाइनेंशियल और लीगल अकाउंटेबिलिटी को, किसकी, एग्जेक्टिव टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जेक्टिव जो होती है ये हम बोल सकते हैं कि जो मिनिस्टर है किनके प्रति, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के प्रति जो जवाबदेही है वो एग्जेक्टिव की बनती है इसके जरिए। साथ ही साथ इट इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ सुबोर्डिनेट्स। जो सुबोर्डिनेट्स होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो इंश्योर होती है टू सुपीरियर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। और देन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी टू सर्व द फंक्शंस ऑफ एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स की बात की गई है, एक तो एलोकेशन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन एंड तीसरा है स्टेबलाइजेशन। तो ये मतलब पर्पस है, इसीलिए हमें देखने को मिलता है बजट। साथ ही साथ ये कन्वीनियंट बनाता है, इट फैसिलिटेट किसको, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं उनको कन्वीनियंट बनाने में ये काम करता है। एंड देन इट फैसिलिटेट्स, किस चीज को फैसिलिटेट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एक तो ये हो गया, एंड कोऑर्डिनेशन एज इट यूनिफाइज, किस चीज की मतलब यूनिटी की ये बात कर रहे हैं, वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको मतलब बजट के ही जरिए एक तरीके से यूनिफाई करने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो आगे हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ साउंड बजटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बजट होता है इट शुड बी ऑन
एनुअल बेसिस जो एक बजट इंट्रोड्यूस होता है गवर्नमेंट के थ्रू, ये मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल होना चाहिए। 1 साल का मतलब पूरा कंप्लीट इसके पास टाइम पीरियड होना चाहिए। तो क्या कारण रहते हैं? सबसे पहले कि year is the minimum period needed by the executive to implement the budget effectively। तो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 साल का समय तो कम से कम एग्जीक्यूटिव को चाहिए। दूसरा, ईयर कोरिस्पॉन्ड्स विद द कस्टमरी मेजर्स ऑफ ह्यूमन एस्टिमेट्स। तो मतलब जो ईयर का टाइम पीरियड होता है, ये मतलब ह्यूमन एस्टिमेट से भी मैच करता है। मतलब बहुत सारी जो हमारी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज होती है वो भी इससे मतलब मैच करती हैं। एंड देन ईयर इज द ऑप्टिमम पीरियड, एक मतलब सही पीरियड होता है फॉर विच द लेजिस्लेचर कैन अफोर्ड टू गिव फाइनेंशियल अथॉरिटी टू द एग्जेक्टिव। तो एक ये हो गया। एंड देन आगे बताया गया है कि जो आर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उन्होंने मतलब जो फाइनेंशियल ईयर जो है उसको एडवाइस किया है कि वो 1 नवंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक होना चाहिए। आगे बात की गई है कि एस्टिमेट शुड बी ऑन डिपार्टमेंटल बेसिस। जो मतलब बजट का एक एस्टिमेट होता है वो डिपार्टमेंटल बेसिस पे हमें देखने को मिलना चाहिए। मतलब कि कितना किस डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन से उनके प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये मतलब जो आइडिया होता है अप्रोक्सीमेट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से ही लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? इससे क्या होता है कि क्लियर पिक्चर जो है प्रोग्राम और पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की एकदम क्लियर पता लगती है। देन साथ ही साथ इससे इंश्योर होता है फाइनेंशियल सॉल्वेंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। सॉल्वेंसी का यहाँ पे मतलब है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है डिपार्टमेंट की, उसकी बात की जा रही है। एंड देन आगे है कि बजट शुड बी अ बैलेंस्ड वन। यानी कि जो बजट मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो एकदम बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करने वाला होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये कहने की बात की जा रही है कि जितना मतलब बजट इंट्रोड्यूस हुआ है उतना ही पैसा वहां पे खर्च होना चाहिए, और एक तरीके से हमारे पास उतना पैसा होना भी चाहिए। सो इफ द एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी कि जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है मोर देन द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, तो फिर क्या होगा? उसको हम सरप्लस बजट बोल देंगे। अगर मान लो हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है वो कम है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, तो उसको क्या बोल देंगे? डेफिसिट बजट, यानी कि एक तरीके से पैसे कम है और खर्च ज्यादा है। एंड देन नेक्स्ट है एस्टिमेट शुड बी ऑन अ कैश बेसिस। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारे एस्टिमेट्स होते हैं वो कैश कैश बेसिस होने चाहिए। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैश बेसिस की जब बात की है तो मतलब क्या है हमारे पास, उसके हिसाब से बजट जो है वो डिसाइड होना चाहिए। इसके अपोजिट क्या है? हमें देखने को मिलता है रेवेन्यू बजट। यानी कि रेवेन्यू बजटिंग की में हमें मेन जो फोकस है इसी चीज के ऊपर देखने को मिलेगा कि मतलब डिमांड कितनी रहती है और लायबिलिटी बेसिस कितने हैं। मगर कैश बेसिस जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन जो है एक तरीके से जो हमारा कैपिटल है उसी के हिसाब से बात करने की इजाजत जो है वो देता है। तो मतलब बहुत सारे देश हैं जहाँ पे कैश बजटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जैसे यूएस, यूके और इंडिया। और फ्रांस और कुछ देशों में हमें इसके अपोजिट सिस्टम जो है यानी कि रेवेन्यू बजटिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। एंड द नेक्स्ट है कि वन बजटिंग फॉर ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो वन बजट, एक बजट जो है वो मतलब हर साल आना चाहिए सभी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। होता क्या है कि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर डिपार्टमेंटल वाइज हमें जो बजट है अनाउंस होते हुए देखने को मिलता है मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में। मगर यहाँ पे बात की जा रही है कि एक ही बजट होना चाहिए, अलग अलग से बजट हमें नहीं देखने को मिलने चाहिए। तो यूके यूएस ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया जहां पर हमें सिंगल बजट ही देखने को मिलता है, जबकि फ्रांस, स्विट्जरलैंड और जर्मनी ऐसे देश हैं जहां पे हमें प्लूरल बजट हमें देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा सा डाटा पुराना है। इंडिया में मतलब पहले क्या था कि जनरल बजट और रेलवे बजट, रेलवे बजट अलग से, क्योंकि जब ब्रिटिशर थे तो उनको अच्छे रेलवे ट्रैक्स जो थे चाहिए थे ताकि यहाँ से जो अपने देश में सामान लेके जा सके। तो 2016 में इंडिया में क्या हुआ कि जो रेलवे बजट है अब ये अलग से इंट्रोड्यूस नहीं होता हर साल,
अब इसको मर्ज कर दिया गया है जनरल बजट के ही साथ। तो आज तो आपको पता है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मतलब जो बजट है वो अब इंट्रोड्यूस होता है। द नेक्स्ट है बजटिंग शुड बी ग्रोस एंड नोट नेट। तो नेट का हमें पता है, आपको तो ये दोनों वर्ड्स ही पता होने चाहिए, तो आपको क्लैरिटी काफी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी बंदे की मान लो सैलरी जो है वो 50,000 है, तो ये तो उसकी हो गई ग्रोस सैलरी, है ना। और अगर मान लो इसमें से हम निकाल देते हैं उसका प्रोविडेंट फंड, तो वो हो सकता है कि उसके बाद उसकी जो सैलरी होगी वो 45,000 हो जाएगी, यानी कि इन हैंड जो उसकी सैलरी आई वो 45 है, तो इसको हम बोलेंगे नेट सैलरी, ठीक है। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि ग्रोस बजट हमेशा होना चाहिए। कारण क्या है कि एक तो सबसे पहले है कि जब भी कोई भी पॉलिसी बनता है तो उसमें हर एक तरह का जो खर्च होता है एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है। दूसरा, जो एग्जेक्टिव बॉडी होती है उसके ऊपर अच्छे से लेजिस्लेचर का कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटिंग शुड बी क्लोज। तो जो भी एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं वो एकदम क्लोज होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर क्या रिजल्ट होगा? ओवर एस्टिमेटिंग होगी तो उसका नतीजा ये होगा कि एक्सेसिव टैक्सेशन हमें देखने को मिलेगी। और अंडर एस्टिमेटिंग अगर हमें देखने को मिलता है तो फिर उसका नतीजा क्या होगा कि इनइफेक्टिव एग्जीक्यूशन होगी बजट की। इसीलिए जो बजट होता है उसका एस्टिमेट एकदम क्लोज जो है वो होना चाहिए। देन रूल ऑफ लैप्स होना चाहिए। रूल ऑफ लैप्स का मतलब है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है एक साल का, तो उसके लिए जो मतलब पैसा जो है दिया गया है वो उसी साल ही खर्च होना चाहिए। अगर मान लो उसी साल में वो पैसा खर्च नहीं होता तो वो अगले बजट में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही अक्सर इंडिया में देखने को मिलता है। हमारे इंडिया में रूल ऑफ लैप्स जो है वही देखने को मिलता है, यानी कि जो बजट आया है वो उसको जो पैसा जो है वो एक ही साल के लिए दिया गया है, तो उसी साल के लिए वो मतलब खर्च करना पड़ेगा। अगर नहीं खर्च होता तो बचा हुआ पैसा जो है वो फिर मतलब इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगला नया बजट आएगा वो मतलब आगे की बातें होंगी। तो इसको बोला जाता है रूल ऑफ लैप्स। तो इसीलिए हमारे इंडिया में भी क्या होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अक्सर जो बचे हुए पैसे होते हैं तो मतलब उसको जल्दी में खर्च करने की कोशिश करती हैं। तो मार्च का महीना होता है तो इंडिया में उसको बोला जाता है मार्च रश। नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू एंड कैपिटल पोर्शन शुड बी सेपरेटेड। तो रेवेन्यू जो है और रेवेन्यू और कैपिटल को अलग सेपरेट करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे अच्छे से क्लैरिटी जो है वो एकदम सामने आना चाहिए। यानी कि रेवेन्यू तो वही है ना कि मतलब अभी जो पैसा आ रहा है या आएगा, एक तरीके से जो मतलब प्रेजेंट टाइम की इनकम है उसकी बात की जा रही है। कैपिटल का मतलब है कि जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, हमारे पास मतलब अभी जो पैसा है उसके हिसाब से फिर ज्यादा क्लैरिटी होती है कि हाँ कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये दोनों चीजें जो है अच्छे से क्लियर सेपरेटली हमारे सामने होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल जो है वो एकदम एग्जैक्टली आपको बता सकते हैं कि हाँ ये पैसा है, तो आप ये तो क्लियरली आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो रेवेन्यू जो है वो हाँ मतलब पैसा जनरेट हो सकता है, तो वो मतलब हो भी सकता है कई बार, नहीं भी हो सकता, तो इसीलिए मतलब सेपरेट करने की यहाँ पे बात जो है वो की जा रही है। तो फॉर्म ऑफ एस्टिमेट जो है वो मतलब कोरिस्पोंड होना चाहिए, एक समान होना चाहिए किसके? फॉर्म ऑफ अकाउंट्स के। तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा मतलब एक मोटा सा फायदा ये होता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो हमें अच्छे से देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।